मनोज्ञा लोईवाल वहां पर मौजूद हैं जहां पर तबाही देखने को मिल रही है। मनोज्ञा, तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा सके तो दिखाइए क्या मंजर है वहां पर, क्योंकि भयानक तस्वीरें और स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है फिलहाल। मल्लिका, आपने जमीन की तबाही देखी, लेकिन मैं अब आपको बादलों का असर दिखा रही हूँ और यही सबसे बड़ी चुनौती है इस समय, क्योंकि ये काले बादल, ये मानसून के बादल हैं जो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से अलर्ट पर हैं। पूरे प्रशासन की तरफ से भी मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो तबाही की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ऐसी तस्वीरें हैं जो नेपाल क्या विश्व में बहुत कम लोगों ने देखी होगी। 2015 में जब अर्थक्वेक आया था तब तबाही हुई थी, जब पूरा नेपाल 7.8 के एक इतनी तेज भूकंप से पूरी तरह से कांप गया था। और अब उत्तर नेपाल पूरी तरह से त्रस्त और ध्वस्त हो चुका है। जल प्रवाह इतना तेज कि अपने रास्ते में जो आता गया उसे लीलता गया, और अगर बारिश इसी तरह से बढ़ती चली गई, जिसका अनुमान भी है, तो पहाड़ी इलाकों में, हिमालय के इलाकों में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जो खड़ाई होती है और जो चढ़ाई होती है वो बहुत ज्यादा सीधी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं। भारत ने भले ही कह दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी और उसके लिए हर एक संभव मदद की तैयारी भी हो चुकी है। एनडीआरएफ हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कर ली है नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन जमीन पर इस समय चुनौती, ना तो वहां बिजली की व्यवस्था है, ना यहाँ किसी भी तरह की कनेक्टिविटी है। रास्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सिर्फ अगर सहारा है तो उससे चॉपर से जाने का या फिर एयरक्राफ्ट से सामान और राहत सामग्री पहुंचाने का। ऐसे में क्या इस समय आंकड़े किस तरफ जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि सैकड़ों के आंकड़े हजारों में चले जाएंगे। और उसका सीधा कारण ये है कि पूरा इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। लोगों को बचाने के लिए चुनौतियां कई ज्यादा होंगी, मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और उन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए उन इलाकों से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। चॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हेलीकॉप्टर बार बार भी जाएगा तो कमोवेश कुछ ही संख्या में लोगों को निकाल सकता है, लेकिन दिक्कत अब आएगी क्योंकि अभी अंधेरा हो जाएगा। 6:30 से 7 के आसपास पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो एयरक्राफ्ट के जरिए मदद पहुंचाने से ज्यादा जमीनी स्तर पर नेपाल की तरफ से 3 बातें साफ कह दी गई हैं। हर संभव मदद निःशुल्क पहुंचाई जाएगी, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे खाने की हो, और पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव मदद को दिया जाएगा। दूसरा, जरूरत पड़ी तो प्राइवेट चॉपर्स भी लिए जाएंगे और उसके लिए हर खर्च को पूरी तरह से वहन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या मदद की जाएगी या ली जाएगी, इस पर अभी फैसला लिया जाएगा। और तीसरा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि 2017 के डिजास्टर एक्ट को इस समय लागू कर दिया गया है पूरे उत्तर नेपाल में। तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि जो पूरा इलाका जलमग्न है, ये अगले कुछ घंटों नहीं, ये अगले कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करने वाला है। ना तो वहां बिजली है, ना वहां पर ये पता लग पा रहा है कि जो लोग मिसिंग हैं। आप कल्पना कीजिए कि 500 से ज्यादा लोग तो नेपाल प्रशासन के हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और इसकी संख्या कई गुना ज्यादा है उन लोगों की जो भारत से हैं, जो चीन से है, या फिर जो वहां के रिहायशी इलाकों में रहते रहे हैं। घर पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह खत्म हो गए हैं। अब उनको उस इलाकों को पहचानना मुश्किल हो गया है। जो एयरक्राफ्ट से तस्वीरें आ रही हैं उससे ये साफ हो रहा है कि वो पूरा इलाका जलमग्न है, और अगर इतनी देर तक इस पानी में कोई भी रहेगा तो उसका बचने का की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। पर इस समय सबसे बड़ी चुनौती नेपाल के लिए, पहला प्रार्थना और दूसरा संवेदनशील होकर जमीन पर काम करना। और मनोज्ञा, अचानक बाढ़ आई है, बिना बारिश के ये भीषण सैलाब आया है, अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल कैलामिटी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, यानी कि इससे निपटने की पहले कोई तैयारी भी नहीं थी और अब अचानक ये भीषण सैलाब आया है और अपने साथ तबाही मचाता चला जा रहा है। इसे लेकर अभी आने वाले कितने घंटे और नाजुक है मनोज्ञा? अगले 2 दिन 48 घंटे बहुत ज्यादा नाजुक होंगे, क्योंकि अगर बारिश बढ़ती चली गई तो ये संख्या और ये समाधान करने की चुनौतियां कई गुना ज्यादा होंगी। नेपाल की सरकार ये बखूबी जानती है कि इस समय इसे नेचुरल कैलामिटी से ज्यादा एक देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है, और हजारों की आंकड़ों में अगर लोग मिसिंग हैं तो नेपाल की आर्मी, नेपाल की एयरफोर्स, सब कुछ को तैनात कर दिया गया है। आसपास के देशों से क्या क्या मदद ली जाएगी इसका फैसला नेपाल करेगी। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी नीति के तहत एक बार फिर हाथ बढ़ा दिया है मदद का। और अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उनकी पंक्तियां बोलूं तो
पड़ोसी नहीं बदलते, ऐसे में उनसे हमेशा सामंजस्य बैठा के रखना होता है। पर नेपाल के बारे में भारत का जो संपर्क है वो रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है और यही वजह है कि भारत ने एक पल भी, एक क्षण भी नहीं गंवाया है। हर तरह की तैनाती और मुस्तैदी दिखाने में जरूरत पड़ेगी, हर संभव मदद की जाएगी, जितनी मदद की जाएगी और जितने दिनों तक चाहिए होगी। 2015 में भी यही हुआ था जब भारत ने अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाया था और ये ऐसी चुनौती है जिसे मानविक तौर पर देखा जाएगा और यही वजह है कि भारत की सरकार भी इस पर पूरी तरह से आगे मुस्तैद है। जी, सबसे बड़ी बिल्कुल, चुनौती क्या मनोज जी, होगी? आप नजर बनाए अस्पतालों में रखिएगा। व्यवस्था हमारी नहीं पूरी है। टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो में मौजूद है और आपको पल पल की तस्वीरें और अपडेट्स हम दिखा रहे हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें। देखिए, जानमाल का खासा नुकसान वहां पर हुआ है। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लापता हैं, इसका पूरा आंकड़ा आने में वक्त लगेगा, लेकिन जानकारी के मुताबिक कम से कम 105 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में जो तबाही आई है उसके बाद भी तस्वीर सामने आने लगी है, जगह जगह तबाही का मंजर दिखने लगा है और हमारी टीम एक एक तस्वीर और अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रही है। नेपाल के नुवाकोट में एनडीटीवी की टीम पहुंची। नेपाल ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी की रिपोर्ट। तो नेपाल के नुवाकोट एनडीटीवी की टीम पहुंची है और वहां से आपको जो तबाही की तस्वीरें हैं वो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें लगातार हमारे नेपाल के नुवाकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है जो आज सुबह इस इलाके में हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मारने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे फिर स्कूल गया था। ये भी इसका साथ। तो जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी नहीं थी? देखा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? वो इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर गए। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा। वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो ये पत्थर है ना, ये पत्थर वहाँ ऊपर था, सब भगा कर लेकर यहाँ नीचे आए। एक बंगला तो कुछ नहीं है, ये सब भगा कर लेकर गया। तो जब आपने वो नजारा देखा, डरा देने वाला होगा, घबराहट हो रही थी, वो जरूर होगी हो। सुबह से आज तक नहीं देखा है हमने, फर्स्ट टाइम देखा है मैम। तो आप इस नीचे वाली मंजिल में रहती हैं, वहां पर सब मलबा गाद घुस चुका है, कुछ नहीं बचा घर का? हाँ, एक कपड़े कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल पाया है हमने, सिर्फ एक कपड़ा पहनने कपड़ा है सिर्फ। तो जिस कपड़े में आप थी और जिस कपड़ों में आप यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागी हैं वही आप बचा पाई और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर सब में? तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो धारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे? और इस पूरे इलाके में यही हाल है, सारे घरों में इसी तरह से तबाही मची हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह इन तक राहत पहुंचे। तो ये देख सकते हैं
कैसे ये जब सैलाब आया है अपने साथ सब कुछ बहाता ले गया। यही प्रकृति है जिसकी त्रासदी अब हम सब झेलते हैं। और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना कि तबाही कितनी हुई है, कितने जान का नुकसान हुआ है, बहुत जल्दी है। हमने देखा रास्ते में काठमांडू से आते वक्त किस तरह से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं।